हाय दोस्तों, मैं लेक्चरर कमल मीणा। मेरे यूट्यूब चैनल गुरु कमल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 1919 का साल 1919 का जो वर्ष रहा भारतीय इतिहास के लिए स्वतंत्रता संग्राम को लेके, वो एक टर्निंग पॉइंट या टर्निंग ईयर था। इसीलिए मैंने आज निश्चय किया है कि 1919 से पहले की कुछ घटनाएं, जैसे कि रॉलेट एक्ट, फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, इनको आज मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं, विस्तार में समझाऊं। कारण कि मेरा उद्देश्य नीट एंड क्लियर है कि काफ़ी बार आप लोगों को क्या लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम गलत कर जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस कह दो इसको, या कुछ ऐसे लग लो कि यार ये तो हम बार बार जब से पैदा हुए तब से समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, डर्नल डायर, ये सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ पे आप गलत कर जाते हो। अगर आपको पता है कि 1919 के टाइम पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, अगर आपको पता है कि 1919 की जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था, एनी बेसेंट का क्या दृष्टिकोण था, हत्याकांड के बाद में गांधी जी ने क्या एक्शन लिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या एक्शन लिया, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, मोतीलाल नेहरू का क्या एक्शन था, सी.आर. दास का क्या एक्शन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉमन सभा, लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स, इनके क्या एक्शन थे, तो अगर इनकी सारी जानकारी आपके पास है तो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो को देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाओगे टोटल सीनेरियो। लेकिन मैं आज 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ाऊँगा। ये आपको दावे के साथ कह दूँ कि इसके बाद में कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कभी भी, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इससे संबंधित इसके आसपास वाले क्वेश्चन कभी भी आप गलत नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको पता होगा, काफ़ी लोगों को जिनको नहीं है बता दूँ। मैं हिस्ट्री में गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ तो मेरे सब्जेक्ट में मेरी अच्छी पकड़ है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने 5 बार आरएस मेंस के एग्ज़ाम लिखा है, 2 बार यूपीएससी मेंस भी लिखा है। वो अलग बात है कि सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाया मेरा। मैंने सेट की डिग्री की हुई है, एमए बीएड सब कुछ है आपकी कृपा से। एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा चौड़ा है काफ़ी, तो मुझे लगा कि मेरे बहन भाइयों के साथ में शेयर करूं ताकि उनको बेनिफिट हो सके। और जो लूट खसोट कोचिंग वाले कर रहे हैं आपके साथ में, जो चैनलों पे बेच रहे हैं कि मेरा कोर्स ले लो 500 रुपये में, मेरा कोर्स ले लो 1000 रुपये में, ये ड्रामालॉजी चल रही है। इससे मैं थोड़ा सा आपको दूर लाना चाहता हूँ और आपको, क्योंकि मैं भी गुजरा हूँ उन चीज़ों से। मैंने जो ठोकरें खाई, मैंने जो दुख झेले, मैं आपको नहीं झेलना चाहता। अगर कोई भाई सिलेक्शन चाहता है कम टाइम के अंदर तो मैं जुड़ा रहे मेरे से। मैं ये नहीं कहता मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी, करो तो करो, नहीं करो तो मत करो, लेकिन इतना ज़रूर कह दूँ कि अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट होने वाला है। मैं डायरेक्ट कहता हूँ ना आपको, मतलब देखो कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, आज कोई भी चीज़ आपको बता रहे हैं कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। मैं आज ये टॉपिक लेने जा रहा हूँ। मैंने इस टॉपिक को क्लियर कट बता दूँ। स्पेक्ट्रम बुक आपने देखी होगी, अच्छे से समझिएगी, आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद बिपिन चंद्रा आधुनिक हिस्ट्रिकल स्वतंत्रता संग्राम ऑफ इंडिया, इसको। फिर उसके बाद में करंट कॉम्पिटिशन की गाइड को भी मैंने थोड़ा देखा, आर्य कॉम्पिटिशन की गाइड को भी मैंने थोड़ा देखा कि ये लोगों का क्या सीनेरियो हो रहा। फिर राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th में जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड कुछ चीज़ें दे रखी है, ऑथेंटिक बुक है। तो ये 4-5 बुकों को मैंने लगभग 2-3 दिन इनको गहन अध्ययन किया और मैंने इनका एक निचोड़ निकालने की कोशिश की आपको समझाने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आप गलत करके आएंगे। मैं जो कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह चलाता हूँ, मेरे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने यहाँ से 2-3 क्वेश्चन रखे देखे उनको, तो उन्होंने उन क्वेश्चनों को सभी ने गलत किया उन क्वेश्चनों को। तो मुझे फील हुआ कि यार ये बच्चे इस जगह एक बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें से अगर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं इसका मतलब बच्चों को समझ ही नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, आप शांति से समझें।
और आपकी कोई भी जिज्ञासा, कोई भी क्यूरियोसिटी, सबका जवाब यहाँ पे आ जाएगा फाइनली इसी जगह। बस थोड़ा 10-15 मिनट मुझे दें, और अगर आपको लगता है कोई चीज़ कमी रह गई है तो मुझे आप बाद में कमेंट कर लें, फ़ोन कर लें, जब भी आपकी प्रॉब्लम सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो सुन ले, आज जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम कोई भी आधुनिक भारत की चीज़ पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति के बाद के लेके कोई हम चीज़ पढ़ते हैं, चाहे कांग्रेस की स्थापना हो, चाहे 1857 क्रांति की बात हो, चाहे 1919 का अधिनियम हो, चाहे 1935 का अधिनियम हो, भारत स्वतंत्रता अधिनियम हो, तो यहाँ पे हमारा क्या सीनरियो क्या रहता है। एक तो हम ये ध्यान रखें कम से कम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो जब हम 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उस टाइम जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो डेविड लॉयड जॉर्ज थे। कौन थे? डेविड लॉयड जॉर्ज। ये ध्यान रखना, डेविड लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। मैंने लिखा भी है ताकि अगर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो डेविड लॉयड जॉर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों, गवर्नर जनरल की बात भी करना बहुत जरूरी है। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। ये घटना जब घटी है उस टाइम पे, क्योंकि उत्तरदायित्व व्यक्ति तो कहीं न कहीं यही होंगे ना। और जो अब होता क्या, सीनरी बताता हूँ मैं आपको, समझो मेरी बात को। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो महात्मा गांधी जी भी देखो युद्ध में खूब सारे भाग लेते हैं, सहयोग करते हैं अंग्रेज़ों को। हम भारतीय लोग भी पूरी तरह से सहयोग करते हैं अंग्रेज़ों को, और हम इस उम्मीद से सहयोग कर रहे होते हैं कि भाई युद्ध के बाद में जो अंग्रेज सरकार है वो कम से कम कुछ संवैधानिक सुधार करेगी, और वो संवैधानिक सुधार कैसे होंगे? हम भारतीयों के फेवर में होंगे। इस बात को लेकर हम सहयोग करते हैं उनका। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे युद्ध समाप्ति की ओर जाता है, तो जिन इंतजार कर रहे थे हम संवैधानिक सुधारों की, वो इंतजार उन लोगों में क्या हो गया? उन लोगों ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने एक समिति बना दी। एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट उनका नाम था। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, और समिति का काम क्या था? समिति को कहा गया कि भाई लोगों, आप भारत में इस बात का अध्ययन करो, जो भारत में राष्ट्रवादिता की भावना फैल रही है, जो क्रांति का रूप ले रही है, ये क्रांतिकारी लोग टाइप है, इनकी जड़ें कहाँ तक है, कहाँ फैले हुए हैं पूरे भारत में, पहला काम तो। और दूसरा काम, इनको शांत कैसे किया जा सकता है? ये क्रांतिकारी लोगों को, भारत के अंदर जो लोगों में अविश्वास, इनको शांत कैसे किया जा सकता है? उसको नियंत्रित, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसका कोई उपाय सुझाव। तो इसके लिए क्या हो, 1917 में ब्रिटिश सरकार ने एक समिति बनाई सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। अब जो 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट देती है और एक अधिनियम भी पास करा लेती है। उस अधिनियम का नाम होता है रॉलेट अधिनियम होता है, जो अधिनियम क्या होता है 18 मार्च 1919 को पास हो जाता है। अब इस अधिनियम में क्या क्या था रॉलेट एक्ट के अंदर, जिनका हम भारतीयों ने विरोध किया? उसमें, उस अधिनियम के अंदर सबसे मेन कारण क्या था? भारत में जो क्रांतिकारी विचार थे, भारत में जो राष्ट्रवादी सोच पनप रही थी, इस सोच को मारना था उनका उद्देश्य। तो अब इस सोच के लिए उन्होंने क्या किया? एक विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। कैसा? एक स्पेशल न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। उस न्यायालय की स्थापना में ये 3 वकीलों की नियुक्ति का प्रावधान रखा कि 3 वकील होंगे। अब वो स्पेशल न्यायालय क्या देखेंगे? वो देखेंगे कि जो भारत के लोग हैं, उनमें कहाँ तक राष्ट्रवादिता को दबाने के लिए क्या क्या चीज़ें। अब इसमें उन्होंने एक चीज़ को क्लियर कट कहा कि जो भारत में एक, आपने नाम सुना होगा आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत अनुच्छेद भारतीय संविधान के, इसमें एक शब्द आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक याचिका होती है जिसको भारतीय मूल नागरिक अधिकार के तहत आती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंद किया गया उसको प्रत्यक्ष करने का अधिकार होता है। लेकिन स्पेशल न्यायालय में ये व्यवस्था की गई इसके तहत में कि भारतीयों को, जो भारतीय प्रांत थे, उन प्रांतों को ये शक्ति दे दी गई कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति है उसको रद्द कर दिया गया। मतलब कोई नागरिक अगर ये लगाए, याचिका लगाए कोर्ट के अंदर जाए कि बंदी को प्रत्यक्ष करो, तो वो रद्द कर दिया गया। पहला काम ये किया गया। दूसरा काम किया गया था उनके द्वारा कि जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी वारंट, मतलब गिरफ्तारी कैसे होगी? वारंट से होती है। पुलिस आज भी ऐसा ही करती है, पहले भी ऐसा होता था। एक सर्च वारंट का नाम सुना होगा, सर्च वारंट, तलाशी वारंट, दोनों को रद्द कर दिया गया कि कोई भी गिरफ्तारी वारंट नहीं होगा, कोई भी सर्च वारंट नहीं होगा।
और किसी प्रकार की कोई बंद प्रत्यक्षीकरण की याचिका नहीं होगी। मतलब बिना वारंट के आप गिरफ्तार कर सकते हो, बिना वारंट के आप किसी की तलाशी ले सकते हो। कुल मिला के बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का एक ऐसा काला कानून बना दिया जिसके तहत किसी भी भारतीय को शक के आधार पर कि भाई ये शांति को भंग करने वाला है, उसको शक के आधार पर क्या किया जाता था, उसको अरेस्ट करके पुलिस थाने में डाल दिया जाता था, जेल के अंदर डाल दिया जाता था। इसीलिए रोलेक्ट एक्ट को मोतीलाल नेहरू जी ने क्या कहा, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा। याद रखना, क्वेश्चन बनता है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। आपने एक पिक्चर देखी होगी बादल, बॉबी देओल की, उसमें कहता ना नो FIR, नो वकील, फैसला ऑन द स्पॉट। तो वो फैसला ऑन द स्पॉट यहीं पर होता था, फैसला ऑन द स्पॉट। तो ये किसने कहा, मोतीलाल नेहरू जी ने कहा। क्या कहा था, नो अपील, नो वकील, नो दलील का कानून कौन सा है, रोलेक्ट एक्ट। अब इसको ये भी सवाल पूछा जाता है कि रोलेक्ट एक्ट को काला कानून किसने कहा, पूछा जाता है रोलेक्ट एक्ट को काला कानून। तो आपने सुना होगा मोहम्मद इकबाल साहब, इनकलाब जिंदाबाद, मोहम्मद इकबाल साहब ने रोलेक्ट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी। इसीलिए उनको फॉलो करते हम सारे भारतीयों ने रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा, काला कानून कहा। बात क्लियर होगी रोलेक्ट एक्ट के बारे में यहाँ तक। अब रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए, किसका विरोध कैसे किया, तो गांधी जी ने डिसाइड किया, क्योंकि उस टाइम गांधी जी भारत में आ चुके थे। गांधी जी उससे पहले खेड़ा, चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद, इनका नेतृत्व कर चुके थे। और गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग किया और वो सफल भी रहा। अब गांधी जी प्रयोग सफल रहा तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इसका भी यहाँ पे विरोध करूँ। तो उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की गांधी जी ने। और उस सत्याग्रह सभा में गांधी जी ने क्या किया, जमनालाल दास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर, इनको सबको उस सत्याग्रह सभा में अंदर लिया गया। एक्चुअली सत्याग्रह सभा क्या थी, इस रोलेक्ट सत्याग्रह जो चलाना था उनको, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में एक सत्याग्रह आंदोलन चलाना था गांधी जी को। और ये हुआ क्या था, ये पूरा का पूरा सीनरी आप ऐसे समझिए कि 6 अप्रैल 1919 से लेके और 18 अप्रैल 1919 के बीच में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा एक रोलेक्ट एक्ट के विरोध में एक देशव्यापी आंदोलन चलाया गया। आई बात समझ में, ये पूरा 13 दिन का मैटर है। ये 13 दिन की सीनरी आपके समझ में आ जाएगी, जलियांवाला बाग भी समझ में आ जाएगा। रोलेक्ट एक्ट मैंने आपको समझा दिया, पृष्ठभूमि इसकी ये रही, इसी वजह से ये, और कौन कौन लोग क्या था, ये सारी चीज़ें समझिए। 13 दिन का मैटर समझना है आपको, 6 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल के बीच में 13 दिन की दुनिया, इसको समझनी है। अब गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कर ली, सत्याग्रह आंदोलन चलाया, उसके लिए सत्याग्रह सभा बनाई। अब उस सत्याग्रह सभा में क्या हुआ था, इससे पहले एनी बेसेंट जो भारत के अंदर एक आंदोलन चला रही थी, होम रूल लीग आंदोलन, क्योंकि एनी बेसेंट एक कद्दावर नेता हो चुकी थी भारत के अंदर, जिनका कांग्रेस में काफ़ी अच्छा प्रभाव था, कांग्रेस में काफ़ी अच्छा वर्चस्व था। जैसा कि आपने देखा, एक क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी जिसने भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो वो कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कोलकाता कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वो एनी बेसेंट के होम रूल के लोगों को लेके, गांधी जी युवा लोग थे उनको लेके गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई। पूछा जा सकता है सत्याग्रह सभा का स्थापना किसने की, किसने बनाई, तो वो थे श्रीमान गांधी जी। अब गांधी जी ने बनाई तो इस बात का जो उदारवादी नेता थे जिसमें स्पेशली सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सर तेज बहादुर सप्रू और एनी बेसेंट, इन्होंने इनको क्या किया, गांधी जी की सत्याग्रह सभा का रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे इसका विरोध किया। तो एक सवाल अब ये क्या बन गया कि सत्याग्रह आंदोलन रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था, उसका विरोध किसने किया, एक तो सीधा ही आ जाता है उदारवादी नेताओं ने। तो उदारवादी नेताओं में अगर बाई चांस वो 3-4 नाम डाल के पूछ ले तो सर तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट और सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्होंने क्या किया था, गांधी जी का विरोध किया था, सत्याग्रह आंदोलन का विरोध किया था। ये तो सत्याग्रह आंदोलन के विरोध करने वाले लोग थे। अब जो आ जाता है, मैंने बताया सत्याग्रह सभा में ये भी पूछता है सत्याग्रह सभा के अंदर कौन कौन लोग थे, तो मेन लोग थे उसके अंदर जमनालाल दास, द्वारकादास और शंकरलाल बैंकर, ये 3 मेन लोग थे उसमें।
जैसा कि आपको पता है एनी बेसेंट ने 2 अखबार भी चलाए थे, कॉमनवेल्थ और द न्यू इंडिया। द न्यू इंडिया पूछा जाता है एनी बेसेंट के अखबार कौन कौन से, तो कॉमनवेल्थ और द न्यू इंडिया भी है। एनी बेसेंट की अध्यक्षता मैंने बताया कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। ये महिलाओं से संबंधित अध्यक्षता भी पूछी जाती है कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित। 1917 में एनी बेसेंट की, 1900 उससे जस्ट 8 साल बाद में 25 में की थी किसने, सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की, और उसके जस्ट 8 साल बाद में 25 में 8 जुड़ेंगे तो 1933 में की थी नलिनी सेन गुप्ता ने, वो वापस कलकत्ता अधिवेशन को। 3 महिला अधिवेशन, 3 अध्यक्षताएं की थी स्वतंत्रता से पहले। ये 3 ये एनी बेसेंट की उनमें से एक थी। एनी बेसेंट वही थी जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी रही थी, भारत के अंदर मद्रास वाली ब्रांच की। अब दोस्तों क्या हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है। सत्याग्रह में अब सत्याग्रह का जो डिसाइड डेट की गई थी वो की गई थी 6 अप्रैल को। ये 6 अप्रैल को पूरे हिंदुस्तान में देशव्यापी हड़तालें होने जा रही थी। हड़ताल हुई भी, लेकिन बिफोर टाइम कुछ इससे पहले भी कुछ हड़तालें और हिंसक वारदातें घटित होने लग गई थी भारत के अंदर, और स्पेशली कहाँ पे, पंजाब में। तो ये घटना घटित होने लगी कि 6 अप्रैल से पहले, जबकि डिसाइड डेट क्या था, 6 अप्रैल था। जैसे कि 1857 क्रांति हुई, 1857 क्रांति का डिसाइड डेट क्या थी, 31 मई थी, लेकिन 29 मार्च को ही क्रांति होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे ही वो चीज़ घटित हो रही है। उससे 6 अप्रैल से पहले घटनाएं घटित हो गई। अब ये भी सवाल बनता है यहाँ पे कि पहली बार देशव्यापी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान हुई थी या कब हुई थी, तो वो हुई थी 6 अप्रैल को, रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन, जिसको सत्याग्रह आंदोलन के नाम दिया कब, 6 अप्रैल को। अब क्या होता है दोस्तों कालांतर में कि गांधी जी को पंजाब में, दिल्ली में गांधी जी का घुसना मतलब वर्जित कर दिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कि यहाँ पे गांधी जी नहीं आ सकते। अब 9 अप्रैल को क्या होता है कि 9 अप्रैल के दिन पंजाब के 2 स्थानीय नेता थे, एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। वापस सुनिएगा, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू 2 स्थानीय नेता थे पंजाब के। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया 9 अप्रैल को, दोनों को शांति भंग के रूप में। अब क्या हुआ कि 10 अप्रैल को इनको छुड़वाने के लिए वहाँ के स्थानीय भीड़ ने और स्थानीय कुछ लोगों ने इनका विरोध किया, और उनको एक्चुअली क्या है, दोनों को बाहर ट्रांसफ़र कर रहे थे, बाहर मतलब पंजाब की जेल में नहीं रख के बाहर ट्रांसफ़र किया। तो इसका विरोध करने के लिए क्या हुआ कि पुलिस के और वहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हो गई थी। और झड़प इस कदर हुई कि गोलीबारी हो गई। गोलीबारी इस कदर हुई तो कुछ भारतीय नागरिक मारे गए और 5 पुलिस वाले भी मारे गए। अगर 5 पुलिस वाले मारे गए तो अंग्रेज सरकार को लगा कि ये तो कहीं न कहीं एक अशांति फैलने की चांस है, इसको दबाना चाहिए। तो उन्होंने क्या है, कुछ सैनिक टुकड़ियां मंगाई, मार्शल लॉ लागू किया, और जो जनरल डायर था, ब्रिगेडियर जनरल डायर को वहाँ का उसका जो नेतृत्व सौंप दिया कि आप यहाँ के इसके अधिकारी होंगे और आपके नेतृत्व में यहाँ पर शांति बनाने की कोशिश कीजिए। 9 अप्रैल को अरेस्ट हो गए, 10 अप्रैल को ये घटना घट गई, हिंसक वारदात हो गई, 5 पुलिस वाले मारे गए। अब क्या होता है दोस्तों, 13 अप्रैल की कहानी आ जाती है, मेन जो 13 अप्रैल की कहानी, जिसको बैसाखी का दिन बोलते हैं। पंजाबियों के द्वारा बैसाखी के दिन धूमधाम से मनाया जाता है, एक त्यौहार मनाया जाता है। तो गांव वाले लोग, आसपास के गांव वाले लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए आए थे अमृतसर में। वो तो अपने त्यौहार मनाने के लिए। अब जो जनरल डायर था, इसने क्या किया चालाकी से कि वहाँ पे शांति भंग लगा दी, प्लस वहाँ पे उद्घोषणा करवा दी थी गाड़ी के द्वारा कि भाई कोई भी यहाँ पे बिना पास के घर से बाहर नहीं निकलेगा। मतलब पहले परमिशन पास होगा सरकारी, उसके बाद घर से बाहर निकलेगा। दूसरा, 3 आदमी से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 3 आदमी। अगर कोई जुलूस प्रदर्शन करते हैं तो 3 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन गांव वालों लोगों को क्या पता था बेचारों को, वो तो सीधे साधे लोग थे, बैसाखी मना रहे थे। तो जलियांवाला बाग एक पार्क था, बाग था, तो वहाँ पे घूमने का एक सबका मन करता है, चलो पार्क में घूमने के लिए वो लोग आ गए थे। अब वहाँ पे क्या देखते, वहाँ पे एक स्थानीय नेता था जिसका नाम था डॉक्टर हंसराज करके, एक स्थानीय नेता था। कौन थे, डॉक्टर हंसराज। तो डॉक्टर हंसराज ने क्या किया, स्थानीय नेता वहाँ पे उस टाइम पे भाषण दे रहे थे। अब भाषण दे रहे तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, कुछ गांव से आए हुए लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे। अब इकट्ठे हो गए
इकट्ठे हो जाने के उपलक्ष्य में क्या होता है कि जनरल डायर को लगा कि यार ये तो मेरे आदेश की अवहेलना हो गई, मेरे आदेश को कोई मान ही नहीं रहा। तो जनरल डायर वहाँ पे पुलिस लेके जाते हैं और जो एक वहाँ पे सिर्फ एक गेट होता है 10-12 फीट का, उससे ही निकलने का रास्ता होता है, बाकी कोई दूसरा रास्ता था नहीं। जनरल डायर जाते, LMG होती है जो पुलिस में जो आर्मी वगैरह में होते हैं उनको तो पता है, लाइट मशीन गन बोलते हैं LMG, जाके ऑटो मोड पे लगाते, फायरिंग करते सीधा ही, बिना कोई चेतावनी दिए है, बिना तितर बितर किए हैं, और धड़ाधड़ गोलियां चलती है। और गोलियां उस कदर तक चलती है जब तक गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती है। मतलब एक दो फायर करके छोड़ो नहीं, 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती है, ऑटो मोड पे LMG कर दी जाती है। अब जो निहत्थे बच्चे महिलाएं सभी थे उस भीड़ के अंदर, तो हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं दोस्तों। हालांकि वो अलग बात है कि इस पे बाद में कमीशन बैठाया गया, वो अलग डाटा देते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ 379 लोग ही मारे गए, लेकिन ऐसा नहीं था, हजारों की तादाद में लोग मारे गए, क्योंकि सरकार ने असली डाटा थे वो छुपा लिए गए कहीं न कहीं, उनको उजागर नहीं किया। क्योंकि बाद में इस पर कांग्रेस ने भी एक अलग कमेटी बनाई जिसकी अपन चर्चा करेंगे। तो ये नरसंहार, ये बर्बरता, ये अत्याचार अंग्रेजों का जो हम भारतीयों के प्रति किया गया था, एक काले दिन के रूप में हम भारतीयों के जहन में बैठ गया था। अब क्या होगा? 13 अप्रैल को एक कहानी हो गई। 13 अप्रैल के बाद में 18 अप्रैल को गांधी जी ने इस सत्याग्रह आंदोलन को विड्रॉल कर लिया। अब आई बात समझ में आपकी, मैं क्यों कह रहा था कि सिर्फ 13 दिन की कहानी है। 13 दिन की कहानी मतलब 6 अप्रैल से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ और 18 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया गया था। तो ये 13 दिन का पूरा एक काला इतिहास था जो जनरल डायर अंग्रेजी सरकार के द्वारा लिखा गया था। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इसके ऊपर एक कमेटी बैठाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर कमेटी। उस हंटर कमेटी को हम डिसऑर्डर इंक्वायरी समिति के नाम से भी जानते हैं। वापस सुन लें, डिसऑर्डर इंक्वायरी समिति। पूछा जा सकता है डिसऑर्डर इंक्वायरी समिति का संबंध किस घटना से है। एक बार ऐसा हुआ था RS मेंस में, एक क्वेश्चन आया था, गैगिंग एक्ट किसे कहते हैं? गैगिंग एक्ट किसे कहते हैं? गैगिंग एक्ट क्या है? सिर्फ एक इंग्लिश वर्ड था, तो उन्होंने क्या किया, पेपर सेटर ने चालाकी से गैगिंग नाम उठा के डाल दिया। गैगिंग का मतलब होता है मुंह बंद करने वाला। कौन सा एक्ट था? बर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1778 में आया था, स्थानीय भाषाओं को बंद करने के लिए। 1878 में, सॉरी, तो वो आया था। तो गैगिंग एक्ट का, तो ऐसे ही इसमें पूछा जा सकता है, आपको एक सवाल बनता है बहुत अच्छा, डिसऑर्डर इंक्वायरी समिति का संबंध किससे या किसे? तो हंटर कमेटी का ही दूसरा नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी समिति है। डिसऑर्डर इंक्वायरी समिति, ये ध्यान रखना, आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। एक सवाल, और हंटर कमीशन तो 2 है भारतीय इतिहास के अंदर, शायद मेरे को आप जानते ही होंगे, फिर भी एक मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हंटर कमीशन भारतीय इतिहास से संबंधित 2 है। एक हंटर कमीशन आया था, जो आया था 1882-83 में आया था। आपको याद होगा 1854 में एक वुड डिस्पैच आया था, जिसे भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, चार्ल्स वुड के नेतृत्व में वुड डिस्पैच आया था। उसकी समीक्षा करने के लिए 82-83 में लॉर्ड रिपन के समय, किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय एक कमीशन आया था जिसका नाम भी हंटर कमीशन था, और इसमें एक अध्यक्ष 20 सदस्य थे। और इस कमीशन का उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा पर रिपोर्ट देना तथा वुड डिस्पैच की समीक्षा करना। एक हंटर कमीशन वो आया था, एक हंटर कमीशन ये आया था। किसकी जांच के लिए आया था? हंटर की अध्यक्षता में किसकी जांच के लिए आया था? जिसका दूसरा नाम मैंने बताया डिसऑर्डर इंक्वायरी समिति है। और वो आया था, किसकी जांच के लिए आया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अगर ये शब्द नहीं जोड़ के, अगर वो ये बोल दे कि पंजाब, मुंबई, दिल्ली में हुए अशांति या हुए विद्रोह की जो घटनाएं थी, उनकी समीक्षा के लिए, उनकी जांच के लिए कौन सा आयोग बैठाया गया, तो वो आयोग सिर्फ जलियांवाला बाग ही नहीं, पूरे उस ड्यूरेशन में 1919 के बीच में जो घटनाएं घटी थी चारों तरफ, चाहे वो पंजाब हो, चाहे गुजरात हो या मुंबई हो, पहले गुजरात नहीं थी, मुंबई थी, और दिल्ली, इनको घटना जो घटी थी वो किस नाम से, वो उन सब की जांच करने के लिए हंटर आयोग का नियुक्ति की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि
379 लोग मारे गए टोटल, भारतीय लोग, बच्चे, औरतें और जवान बुजुर्ग सभी मारे गए। और हंटर आयोग की एक रिपोर्ट में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहीं भी इस प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया गया था। हालांकि वो अलग बात है, उन्होंने निंदा की, उन्होंने ये इस बात की निंदा की थी कि जो जनरल डायर के द्वारा अंग्रेजी सरकार के द्वारा कार्य किया गया वो निंदनीय है, घिनौना कार्य है, लेकिन उन्होंने इस बात की निंदा, इन बात की कहीं रिकमेंड नहीं की थी। उनको रिपोर्ट किसको देनी थी? युद्ध सचिव को देनी थी। युद्ध सचिव कौन थे उस टाइम? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल को रिपोर्ट देनी थी, उन्होंने रिपोर्ट दी। और जो आर्मी परिषद होती है, आर्मी के सदस्य होते हैं, आर्मी परिषद काउंसिल होती है, उसको भी उन्होंने कहीं रिकमेंड नहीं किया कि इसको डायर को नौकरी से डिसमिस किया जाए, इसको निकाला जाए, इसको किसी प्रकार का दंड दिया जाए। ये हंटर कमेटी थी, इसीलिए हमें हंटर कमेटी का हम भारतीयों के द्वारा और हम इसीलिए विरोध किया गया था कि उसमें कहीं भी डायर की सजा का कोई भी प्रावधान या रिकमेंड नहीं की गई थी। अब हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट किसको दे दी? विंस्टन चर्चिल को दे दी। विंस्टन चर्चिल ने इस कुकृत्य के खिलाफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक निंदनीय प्रस्ताव करवाया, प्रस्ताव पेश किया, पेश ही नहीं किया, उसको पारित भी करवाया और इसकी निंदा की, इस घटना की। लेकिन दूसरी ओर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, लॉर्ड्स ऑफ हाउस में आप कह दो, लॉर्ड सभा में इस प्रस्ताव को क्या किया गया था? इस जो लॉर्ड्स के अंदर इसकी प्रशंसा की थी। किसकी? जनरल डायर की प्रशंसा की थी कि बहुत अच्छा काम किया था। एक वहाँ पे एक अखबार आता है जिसका नाम है मॉर्निंग पोस्ट, पूछा जाता है, ध्यान रखना, मॉर्निंग पोस्ट। तो मॉर्निंग पोस्ट अखबार था, उसने तो यहाँ तक लिखा है कि जनरल डायर को प्रशंसा की, सम्मान में तलवार भी भेंट की गई थी, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर भी कहा गया था। और यहाँ तक लिखा कि 26,000 पाउंड, किताबों में 25,000 मिलता है, अखबार ने लिखा 26,000 पाउंड इकट्ठा करके और जनरल डायर को दिए गए थे उसके घिनौने कार्य के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए 26। और जो देने वाले में सबसे ज़्यादा योगदान था वो किपलिंग यार्ड का था। किसका था? किपलिंग यार्ड। आपने नाम सुना होगा, जाना जाना से पहचाना सा नाम लगता है ना, किपलिंग यार्ड। हाँ, मुझे भी लगा क्या नहीं, किपलिंग यार्ड कौन है? ये किपलिंग यार्ड वही हो सकता है, हो सकता नहीं, शायद वही है जिसने मेहरानगढ़ के बारे में बोला कि ऐसा दुर्ग इंसानों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, ये तो परियों और देवताओं के द्वारा बनाया गया। वही किपलिंग यार्ड, वही किपलिंग यार्ड ने बूंदी का जो दुर्ग है तारागढ़, उसके बारे में बोला है कि ऐसा लगता है ये दुर्ग तो किसी भूत प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। वही किपलिंग यार्ड ने ये काम किया कि लगभग 26,000 पाउंड इकट्ठे करके उसको जनरल डायर को से प्रेम भेंट किए, भाई कि तू अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जी, मजे कर, तूने बहुत अच्छा काम किया। इस टाइप की बातें हो जाती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, हंटर कमीशन हो गया। अब एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि क्या भारत की तरफ से कोई कमेटी बनाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेके? हाँ, यस, बनाई गई थी। कांग्रेस की तरफ से बनाई गई थी एक कमेटी, एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय कमेटी। पूछा जाता है मदन मोहन मालवीय समिति का संबंध किससे है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ध्यान रखना आप इस बात का। उसने जांच की, उस जांच में उन्होंने उस जो रिपोर्ट दी, देखो उस कमेटी के अंदर मालूम पूछा जा सकता है, ये भी सवाल बन सकता है कि मदन मोहन मालवीय कमेटी में कौन कौन थे या कौन नहीं था। ठीक है, तो उसमें थे वाले में आपको ध्यान रखने वाली बात है, एक तो सबसे अहम कौन थे? श्रीमान महात्मा गांधी जी उसके अंदर थे, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा जो सबसे अहम बंदा था वो था मोतीलाल नेहरू जी। कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। तीसरा जो बंदा था अहम, वो कौन था? वो था तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। आई थिंक वो बदरुद्दीन तैयब जी वही है जिसने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता, जो कि मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। वो तैयब जी भी इसमें मालवीय रिपोर्ट के अंतर्गत थे, मदन मोहन मालवीय। और एक और आदमी था M.R. जयकर। 4 आदमियों का ध्यान रखना, M.R. जयकर, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और तैयब जी। और अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। पूछा जा सकता है एक सवाल कि कौन मदन मोहन मालवीय या जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा निर्मित मदन मोहन मालवीय समिति में कौन नहीं था या कौन था?
ठीक है, 3-4 नाम दे देंगे, 1-2 और बाहर से उठा के डाल देंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। बड़ी एग्जाम दे रहे हो तो कोई यूपीएससी वगैरह की, और आजकल देखो सारी एग्जाम बड़ी है। कांस्टेबल का पेपर का लेवल भी इतना खतरनाक होने लग गया है कि आज से 10 साल पहले इस टाइप के यूपीएससी के पेपर के लेवल होता था जिसका आज कांस्टेबल का हो गया है। तो एग्जामों का लेवल आजकल बड़ा हार्ड हो गया है, तो ईजी कुछ नहीं है दोस्तों। इसलिए चारों तरफ अपना दिमाग खोल के रखना, छोटी छोटी चीज़ों को, और फिर इनको इंटरलिंक करना है, जोड़ना है एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों, ये बात तो हो गई अपनी। अब इसमें मोटी मोटी जो बात आती है निकल के, लगभग सारी चीज़ें हो चुकी है। मदन मोहन मालवीय कमेटी भी आ गई, इसका सिनेरियो आ गया। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आज आपको, क्योंकि इसको इतिहास वही होता है जो इतिहास को अपन वर्तमान तक लेके आ जाए। 1913 में क्या हुआ, डेविड कैमरून ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय यात्रा पर आए, जलियांवाला बाग गए, अमृतसर गए, श्रद्धांजलि दी। और उन्हें जो विजिटर बुक होती है ना, अपन कहीं जब अच्छे स्पेशल पैलेसेस पे जाते हैं, वहाँ पे एक विजिटर बुक होती है, जो विजिटर होता है वो अपने कमेंट छोड़ता है वहाँ पे। तो उन्होंने अपने विजिटर बुक में कमेंट छोड़े और उसमें बाकायदा लिखा कि, उन्होंने लिखा विजिटर बुक में कि ये शर्मनाक घटना थी। कैसी घटना थी? ये शर्मनाक, सेमफुल घटना थी जो हम ब्रिटिश के द्वारा की गई, एक्सेप्ट करके गया। 1913 में आए थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून। अभी 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, सॉरी 1920 में, माफ़ी चाहूँगा, 13 अप्रैल 2019 में, वापस बोल दूँ 13 अप्रैल 2020 में क्या हुआ, इस घटना को हो गए पूरे कंप्लीट 100 साल। तो ब्रिटेन की जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थ्रेसा ने भी संसद में बाकायदे दुख व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया। उन्होंने स्वीकार किया कि ये हम ब्रिटेन के लोगों के द्वारा किया गया सबसे निंदनीय काम था। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन आज तक किसी भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या सरकार ने इस पर माफ़ी नहीं मांगी है। जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे उनको पूछा गया था कि आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते इस पर, तो उन्होंने कहा हम माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, लेकिन हम माफ़ी इसलिए नहीं मांगते कि माफ़ी मांग के हम नए पचड़े में फंस जाएंगे, कई नई चीज़ें निकल के आएंगी इसके अंदर से, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। और फिर दूसरा एक शब्द और था, अच्छा स्टेटमेंट दिया उन्होंने, एक चीज़ ये भी कहा कि अगर हम माफ़ी मांग लेंगे ना, तो माफ़ी जो शब्द है इसका वजूद मतलब छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा इसका वजूद, हम अगर हम माफ़ी मांग लेंगे। इसलिए उन लोगों ने आज तक इस सरकार में, ब्रिटिश सरकार ने कोई भी माफ़ी नहीं मांगी इसको लेके। मैं छोटा सा कुछ और देख लूँ, अगर आपके लिए कोई काम की चीज़ निकल के आ जाती है तो। मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कोई भी चीज़ आपकी रही नहीं है इस मैटर को लेके। तो दोस्तों वापस एक बार रिवीजन कर दूँ, रॉलेट एक्ट बनाया गया 1917 में, रिपोर्ट आई मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया गांधी जी के नेतृत्व में, जो 6 अप्रैल 1919 से शुरू हुआ और 18 अप्रैल 1919 तक चला। 6 अप्रैल को क्या हुआ, देशव्यापी हड़ताल हुई, जी की भारत की प्रथम हड़ताल थी, देशव्यापी हड़ताल थी, भारत की प्रथम। गांधी जी को 9 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। 10 अप्रैल को गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में घुसना वर्जित कर दिया गया था, तो गांधी जी ने कोशिश की तो दिल्ली में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो ये गांधी जी की दूसरी गिरफ्तारी थी। पूछा जा सकता है कि गांधी जी को दूसरी बार भारत में कब अरेस्ट किया गया था, तो दूसरी बार कब किया गया था, इस सत्याग्रह आंदोलन पे। अब सवाल ये भी उठता कि पहली बार कब किया गया था, तो पहली बार भाई लोगों, जो चंपारण का पहला आंदोलन था गांधी जी का, जो चंपारण में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, पहले बार सत्याग्रह का प्रयोग किया तो पहली बार भी उनको वहीं अरेस्ट किया गया था फरवरी-मार्च 1917 के अंदर। बाद में उनको 2 साल बाद में यहाँ पे किया गया 1919 के अंदर, याद रखना इस बात को, दोबारा अरेस्ट किया गया था 10 अप्रैल को। अब दोस्तों जनरल डायर को भेजा गया अमृतसर में शांति की स्थापित करने के लिए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है,
कि 13 अप्रैल को लोग बैसाखी के दिन बैसाखी मनाने के लिए आते हैं। गांव के सीधे साधे लोग होते हैं बेचारे, उनको कुछ पता नहीं होता है। फिर भी वहाँ पे कुछ स्थानीय लोग होते हैं जो भाषणबाजी कर रहे होते हैं। उनमें एक डॉक्टर हंसराज होते हैं। डॉक्टर हंसराज भाषण दे रहा होता है, एक स्थानीय नेता, लोग सुन रहे होते हैं। जनरल डायर अचानक आता है, पुलिस लेके LMG ला के रख देता है गेट पे, धड़ाधड़ फायर ठोकते हैं। लगभग 10 मिनट तक फायर चलते हैं और 389 लोग मारे जाते हैं। इस पे सरकार, ब्रिटिश सरकार थी, उसने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम हंटर कमेटी था। मैंने आपको वापस बोल रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हंटर कमेटियाँ 2 आई है भारत के अंदर। एक शिक्षा के संबंध में आई, एक आई थी जलियांवाला शिक्षा के संबंध में आई तो बुड स्पेस की समीक्षा के लिए आई थी। लॉर्ड रिपन के काम में आई थी 1882-83 में आई थी। और दूसरी आई थी ये 1919 में आई थी शिक्षा के संबंध में। ये हंटर कमेटी, में हंटर कमेटी का दूसरा नाम भी याद रखना, इसका नाम है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी ही इसका दूसरा नाम है। फिर कांग्रेस ने भी एक समिति बनाई थी जिसमें मैंने मदन मोहन मालवीय भैया की अध्यक्षता में, जिसके सदस्य के बारे में पूछा जा सकता है सदस्य थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू जी थे, तैयब जी भी थे और महात्मा गांधी भी थे और MR जयकर, ये इसके सदस्य थे। इसने भी अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने लगभग 1000 लोगों का बताया कि लगभग 1000 लोग मारे गए थे इस कुकृत्य में, इसकी निंदा की गई थी। और जो विंस्टन चर्चिल थे भारत युद्ध सचिव, उसको रिपोर्ट सौंपी गई थी हंटर कमेटी ने। विंस्टन चर्चिल ने लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी निंदा की, लेकिन लॉर्ड्स ऑफ हाउस में इसकी प्रशंसा की गई थी। और जो डायर था उसको ब्रिटेन का शेर कहा गया था, ब्रिटेन। और उसको मैंने बताया कि जो मॉर्निंग पोस्ट अखबार था उसमें एक खबर छपी जिसके अनुसार लगभग 26,000 पाउंड उसको पैसा, उसको आर्थिक सहायता दी गई थी ब्रिटेन के लोगों के द्वारा, जिसमें अहम रोल किपलिंग यार्ड का था। किपलिंग यार्ड वही जिसमें मेहरानगढ़ के किले के बारे में बोलता है कि मेहरानगढ़ का दुर्ग किनके द्वारा बनाया गया है, परियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा बनाया। वही किपलिंग यार्ड जो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के बारे में बोलता है कि ये दुर्ग लगता है किसी भूत और प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। बताया दोस्तों डेविड कैमरून 1913 में आया। मार्गरेट थेरेसा जो कि इसकी सहस्त्राब्दी वर्ष था, शताब्दी वर्ष था, 13 अप्रैल 2019, उन्होंने भी दुख जताया। लेकिन आज तक ब्रिटिश सरकार ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड पे किसी प्रकार की कोई माफ़ीनामा या माफ़ी नहीं मांगी है। दोस्तों अब भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, बताएं। दोस्तों लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन कर देता हूं मैं आपसे, जैसा कि 1857 की क्रांति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग वायसराय थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन थे। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1885 में, 85 में से मतलब नहीं है मुझे मेरा मतलब है, वापस सुन लो, कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट करें, बताएं मुझे, और सही होगा उसको मैं रिप्लाई भी करूंगा और नहीं होगा तो भी मैं बताऊंगा कि क्या है ये, इसका एक्चुअली कन्फ्यूज क्यों है यहाँ पे। और 1919 की ये घटना घड़ी, जो बड़ी मोटी घटना थी। इस टाइम पे जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो कौन थे? डेविड लॉयड जॉर्ज थे। गवर्नर जनरल कौन थे? जैसे कि मैंने बताया जेम्स फोर्ड थे। इससे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? जेम्स फोर्ड से पहले लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इसके बाद में कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। इसके बाद में कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, जिनके साथ में गांधी जी का इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो मैं कंटिन्यू करूँगा, 100% आपको अच्छा देता रहूँगा। और सक्सेस का एक सबसे बड़ा रास्ता बता दूँ, मूल मंत्र रेगुलरिटी रखो, अपने में विश्वास रखो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक किताबें पढ़ो और डिस्कस करो, एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। एक छोटा ग्रुप भी रखो दोस्तों, 4-5 लोगों का, जो उनका सेम टारगेट होना चाहिए, आपका और उनका सेम टारगेट, सेम सोच वाले अच्छे लोग होने चाहिए। और उनके साथ डिस्कस करो, हेल्दी डिस्कस करो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को पार्टिसिपेट करो। कोई भी मंजिल दूर नहीं है आपसे। जब मैं 2-2, 3-3 नौकरियां छोड़ सकता हूँ, लग सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं लग सकते? आप भी लग सकते हो ना। जब मैं कांस्टेबल में लंबी नौकरी करने के बाद भी मैं लेक्चरर बन सकता हूँ, प्रोफेसर बन सकता हूँ, आप क्यों नहीं बन सकते? 2 बार UPSC मेंस दे सकता हूँ, 5 बार RS मेंस दे सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप भी दे सकते हो भाई। इतना, क्योंकि कांस्टेबल बनने के बाद आदमी के पास इतना
इंगेज रहता है कि रात का पता नहीं होता, दिन का पता नहीं, आज फलानी जगह मर्डर हो गया, आज फलाने एसपी साहब आ रहे हैं, आज फलाने डीआईजी साहब आ रहे हैं, आज फलाना इंस्पेक्शन है, आज होली की ड्यूटी जाना है, दीपावली की ड्यूटी जाना है, और फैमिली का बर्डन, सब कुछ, इतना सब कुछ है। एक शेर है, याद किया है, अर्ज किया है कि मालूम है तरक्की के मुकामात भी हैं, मालूम है तरक्की के मुकामात भी है, होने को बुलंदियों के ख्यालात भी है, जितना सुलझा हुआ मिला है दिमाग, उतने उलझे हुए हालात भी है। हालात सबके एक जैसे ही है, हालात का रोना कोई मत रोना, परिस्थितियाँ सबकी एक जैसी ही रहनी है आपकी। कोई आपको ये आके नहीं कहेगा कि ये मैं सपोर्ट कर रहा हूँ आप पढ़ाई करो, उनको एडजस्ट करना आना चाहिए आपको। सक्सेस आपको होना है, जवाब आपको देना है, आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने, आपको अपने खुद के सपने पूरे करने, अपनी स्वेच्छा की ज़िंदगी जीनी है, उड़ान भरनी है इस आकाश के अंदर, किसी का गुलाम नहीं बनना है, किसी की मजदूरी नहीं करनी है। आपको भी वही अधिकार है जो एक प्राइम मिनिस्टर को अधिकार दिया गया, आपको भी वही अपॉर्चुनिटी है जो एक आईएएस बन के बैठा है, कलेक्टर बन के बैठा है, वो भी आप कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते आप बताओ मुझे। आप भी वही BA MA हो, उन्होंने भी BA MA करा, बस शर्त है कि उनमें एक जुनून होता है, आप में एक जुनून की कमी है, एक विश्वास की कमी है। तो उस जो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, आपसे बढ़िया टीचर कोई नहीं, आपसे बढ़िया कोई भी समझदार नहीं, आप सारे सपने पूरे कर सकते हो। लास्ट में एक लाइन और ध्यान रखना कि जो ये खूबसूरत राहें नज़र आ रही है, सुनिएगा वापस, जो ये खूबसूरत राहें नज़र आ रही है दरअसल बर्बादी की ओर जा रही है। तो ये आज का एक चमक दमक दुनिया, सोशल मीडिया, GF BF, इनसे थोड़ी आलतू फालतू टाइप लोगों से दूर रहें। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अगर आप एक अच्छी प्रशासनिक पोस्ट पे होते हो, जिसको आप नहीं जानते, जिससे आप मदद करने की लेने की कभी आपने कोशिश की, जो फटकार के आपको मना कर देता है कि कौन है, तो वही आदमी अगर आप IAS बनते हो तो सबसे पहले क्या कहता फिरता है कि यस ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मामा का, ये बुआ का, जबकि आप दूर दूर तक कहीं भी नहीं हो। आपके नाम के बिल फाड़ते फिरता है, आपके नाम का बेनिफिट उठाता है। आपको तो सिर्फ एक आर्थिक फायदा होता है, लेकिन सामाजिक फायदा पूरे गांव को, पूरे रिश्तेदारों को, पूरी आपकी जाति बंधुओं को, सबको सामाजिक फायदा होगा। वो आपके नाम का फायदा उठाएंगे, जहाँ जाएंगे वहीं पे। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल में जाएगा तो हॉस्पिटल वाला डॉक्टर कहेगा पुलिस को बोला, फिर वो सीधा ही कहेगा नहीं साहब मैं फलाने कमल मीणा के उसका दोस्त हूँ सर, फलाने कमल मीणा का भांजा हूँ या कमल मीणा का भाई हूँ या उसका छोटा भाई हूँ, तो सर प्लीज़, तो वो जो वहाँ पे डॉक्टर होगा सर, अच्छा उनके साहब क्यों, चलो 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 ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब समाज को फ़ायदा होता है, आपको सिर्फ एक आर्थिक फ़ायदा होता है आप, लेकिन पूरे समाज के बारे में सोचो, पूरे आपके रिश्तेदार लोग भी, सारे यार दोस्त, सारे जाति बंधु लोग जो आपको जहाँ तक जानते हैं, जहाँ तक नजर, एक नाम, एक ब्रांड बनने के बाद पूरा जिला भी आपको यूज करने की कोशिश करेगा। जैसे आप बाहर जाओगे, कोई जालौर से बनता है, कोई पाली से बनता है, कोई करौली से बनता है, तो बाहर तमिलनाडु जाता है तो जैसे उसको पता है कोई करौली का यहाँ पे फलाना IPS बैठा है, तो वो लोगों से कहेगा कहाँ के हो, तो लोग को कि मैं वहाँ पे फलाना IPS है आपका, इसका भांजा जाऊँ या इसका बंधु हूँ या इसके गाँव के रहने वाला हूँ। तो दोस्तों सक्सेस बहुत शॉर्ट टाइम में, अगर आप डिसिप्लिन रखो लाइफ के अंदर, हम लोग क्या करते हैं डिसिप्लिन लिखते हैं, हम जो बरसाती मेढक की तरह टर टर करके निकल लेते हैं। वैकेंसी आती है, तैयारी करते हैं, महीने 2-3 महीने 2-4 गाइडें खरीदते हैं, फटाफट तैयारी किएंगे और एग्ज़ाम दी और फिर फेल हो गए, फिर अपने काम पे लगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पढ़ाई को बदनाम मत करो यारो। पढ़ाई तो बहुत, अगर आप ऑथेंटिक किताबें 8-10 किताबें ले लो, ऑथेंटिक किताबें करें और लोगों से डिस्कस करो, हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको पढ़ाई कैसे की जाती है। यार कोई भी यार दोस्त बताएगा कैसे पढ़ाई की जाती है। आप 2 साल के अंदर कुछ भी कर सकते हो, UPSC फाइट भी कर सकते हो। 8-10 किताबें लेनी होती है, मेन सी ऑथेंटिक किताबें अच्छी होती है, उनको ढंग से पढ़ो। इस कदर पढ़नी है कि आप उसको दूसरे को समझा सको, दूसरे को बता सको, दूसरे को पढ़ा सको, और आप उस किताब का निचोड़ लिख के आंसर के रूप में एग्जामिनर तक पहुंचा सको कि ये मेरी किताब पढ़ी, ये मेरे पास ज्ञान है और ये उसका निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपका काम है नंबर दो, मुझे मार्किंग करो मेरे फेवर में। तो वो जो पेपर एग्जामिनर होगा, कॉपी चेक करने वाला होगा, वो आपके फेवर में मार्किंग करेगा और फिर आपको वो इंटरव्यू के लिए कहेगा जा इंटरव्यू दे। अब आपका काम होता है इंटरव्यू में जाना। इंटरव्यू में बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं होता है इंटरव्यू में। फ्रंट सीट पे आप बैठ जाओगे, पहले फ्रंट सीट पे पहला क्वेश्चन करने वाला इंटरव्यू बोर्ड होता है। उसके बाद में जैसे आप आंसर करते हो
आंसर में से ही दूसरा क्वेश्चन पुटअप होकर आता है। अब आंसर आप कैसे कर रहे हो, आंसर में से आपने, अब आप चलते जा रहे हो, आगे आगे आप चलते जा रहे हो, पीछे आपका बोर्ड होता है, जो इंटरव्यू बोर्ड आपके एग्जाम ले रहा है, पीछे बैठ गया वो आपके, बस आप आगे आगे चलते जा रहे हो, आपके हिसाब से ले जाओ, जिधर ले जाना चाहते हो उधर ले जाओ। आपकी हॉबी आपकी पूछेगा वो, अब हॉबी में से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन निकलने वाला है। सब्जेक्ट आपके पूछेगा, वर्तमान में आप क्या कर रहे हो ये पूछेगा, कहाँ से हो आप, राजस्थान से हो, राजस्थान में अब आप जाओ, कहाँ जाना चाहते हो, राजस्थान में अपने आप ही वो निकाल के आएगा। तो बहुत ईजी चीज़ें होती हैं। घबराओ मत, डरो मत, मैं हूँ आपके साथ। बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इस दुनिया का, सब कुछ आता है, बस आप देरी इस बात की है कि आप पूछते नहीं हो, पता नहीं किस बात की आपको झिझक है, किस बात का डर है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन, जय हिंद, जय भारत।